चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? चलिए, मेरी आवाज़ सबको ऑडिबल है? प्लीज़ ड्रॉप योर मैसेज इन द चैट बॉक्स इफ़ आई एम ऑडिबल। एक मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि इस बार वो एग्ज़ाम में आ सकता है। गिव मी जस्ट 1 मिनट। यस, ऑडिबल? ओके। चलिए, आज ये सब लोग शुरुआत करेंगे अपन अपने आज के नए टॉपिक की। चलिए, सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मैराथन बैच के लिए। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है? अपन ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, उसके बाद उसके नोट्स भी निकाले। देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूँ, अपन ने बेसिक पढ़ा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक सेशन नहीं देखा है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग फर्स्ट से लेके अभी तक जितने भी सेशंस हुए वो आप देख लेना। यूट्यूब पे मैंने डाले हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जितने भी सेशंस है। एंड उसमें आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। जितना भी आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिक्कत है, वो सब आपके टॉपिक वहाँ पे रिवाइज किए जाएंगे। तो आज शुरुआत करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। देखिए बच्चों, इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना। अगर आपके पास कोई नोट्स है, अगर आपके पास कोई भी है, मतलब जो भी नोट्स है, मॉड्यूल है, कुछ भी है, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना। एग्जाम में यहाँ पे 5 मार्क का केस हुआ है। अब ये केस हुआ कैसे आता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। उसके पहले अपन डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई साहब, सबसे पहले फर्स्ट, कि ये जो सेक्शंस है 46, 47, 48 एंड 49 एंड 50, ये 4 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। 46, 47, 48, 49, 50। तो ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? अभी ध्यान से सुनना। अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट में जाने वाले हैं, तो ध्यान सुनना। सेक्शन 46 क्या कहता है, मैं एकदम आपको सेक्शन वाइज बता रहा हूँ। एग्जाम में डायरेक्ट सेक्शन वाइज केस हुआ होता है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्या कहता है सेक्शन 46। सेक्शन 46 ये कहता है कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, बट उसमें टाइम मेंशन नहीं किया है। क्या बोला मैंने? सेक्शन 46 क्या कहता है? सेक्शन 46 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, बट उसमें टाइम मेंशन नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा सर? तो ऐसे केस में माना जाएगा, ऐसे केस में माना जाएगा रीजनेबल टाइम में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। कौन से टाइम में परफॉर्म करना पड़ेगा बच्चों? रीजनेबल टाइम में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। सर रीजनेबल टाइम क्या होता है? दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेरिशेबल गुड्स है, अगर कोई पेरिशेबल गुड्स है जो खराब हो सकते हैं इमीडिएटली, तो ऐसे केसेस में 2 दिन में उसे डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। तो मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान सुनना। सेक्शन 46 क्या कहता है? सेक्शन 46 ये कहता है बच्चों, जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, अगर उसमें टाइम मेंशन नहीं है, अगर आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, अगर उसमें टाइम मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब आप रीजनेबल टाइम में परफॉर्म कीजिए। रीजनेबल टाइम मतलब क्या होता है सर? दैट डिपेंड ऑन केस टू केस। अगर पेरिशेबल गुड्स है तो 48 आवर्स हो जाते हैं, तो दैट डिपेंड करता है केस टू केस। समझा आप लोगों को? तो अभी मैं आपको एक सिचुएशन बताऊँ, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान सुनना। मैं आपको एक बहुत अच्छा केस लॉ बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये केस हुआ आया था मॉक टेस्ट पेपर में, ये जो केस हुआ आया था, ये मॉक टेस्ट पेपर में केस हुआ आया था। ध्यान सुनना। ए ने ए ने बी को गुड्स दिए थे। एक मिनट, ये क्या होगा? ध्यान सुनना। ए ने बी को गुड्स देने का वादा किया था। ए ने बी को गुड्स देने का वादा किया था। सर गुड्स कब देने वाला था? ए ने बोला मैं आपको 1 जनवरी 2026, ए ने क्या बोला? 1 जनवरी 2026 को मैं आपको टोटल 200 क्वांटिटी गुड्स देता हूं। क्या बोला बच्चों? ध्यान सुनना, क्या बोला? ए ने बी को क्या बोला? ए ने बी को बोला कि मैं आपको 1 जनवरी को 200 क्वांटिटी के गुड्स मैं आपको सप्लाई करूंगा। अब यहां पे कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया। टाइम मेंशन मतलब कितने बजे आपको चाहिए, क्या टाइम हो सकता है, यहां पे मेंशन नहीं है। मतलब ये सेक्शन 46 की बात कर रहा है। अब देखिए ध्यान सुनिए, केस में क्या हुआ था। ए ने क्या किया? ए ने क्या किया? 1 जनवरी को सिर्फ 100 गुड्स को डिलीवर किया। कितने गुड्स को डिलीवर किया? सिर्फ 100 गुड्स को डिलीवर किया। एंड 100 गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाया किसी कारण के वर्ष, किसी कारण के वर्ष वो 100 गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाया। तो क्या होगा सर? तो क्या होगा पता है?
तो इस केस में इसने क्या किया, 2 जनवरी को 100 क्वांटिटी के गुड्स दिए। ध्यान से सुनना, मैंने केस हुआ क्या बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ एग्जाम में, सेम टू सेम केस हुआ है। ए ने प्रॉमिस किया था बी को, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं आपको 200 क्वांटिटी गुड्स दूंगा, बट 1 तारीख को क्या हुआ, ए सिर्फ 100 क्वांटिटी गुड्स देता है, किसी कारणवश या किसी रीजन की वजह से वो नहीं दे पाता बाकी के 100 गुड्स। अब वो सेकेंड डे मतलब 2 जनवरी को 100 गुड्स देता है। अब आप बी के हिसाब से सोचिए, बी क्या सोचेगा। अब बी ने क्या कॉन्ट्रैक्ट में कहीं टाइम मेंशन किया था, नहीं किया था सर। तो इस केस में बी डजंट हैव द राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज टाइम मेंशन नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। तो बी डजंट हैव द राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, तो बी के पास राइट क्या है, क्योंकि ए ने तो गलती किया है। तो बी कैन क्लेम द कंपेंसेशन, बी क्या कर सकता है, बी कैन क्लेम द कंपेंसेशन फ्रॉम द ए। तो बी क्या मांग सकता है, कंपेंसेशन मांग सकता है, किससे, ए से मांग सकता है। तो समझा, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया सेक्शन 46 के ऊपर तो याद रखना सेक्शन 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का केस हुआ, 100% आता है एग्जाम में। तो सेक्शन 46 को कैसे रिवाइज करना है, सेक्शन 46 ध्यान सुनना, सेक्शन 46 अगर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी टाइम मेंशन नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी टाइम मेंशन नहीं है एज पर सेक्शन 46, तो रीजनेबल टाइम को इम्प्लाई करेंगे। अगर किसी ने गुड्स बेचे हैं, किसी ने गुड्स सेल की है, बट वो गुड्स सेल करते समय उसने टाइम मेंशन नहीं था, इसलिए उसने डिफॉल्ट किया, आगे पीछे गुड्स कर दिए, कई गुड्स पहले दे दिए, कुछ गुड्स बाद में दे दिए, इस केस में सामने वाला पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, सिर्फ कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है। समझा सब लोगों को, सेक्शन 46 मैंने क्लियर कर दिया। सेक्शन 46 पे अगर कोई भी केस आएगा तो सबके डाउट्स क्लियर हो गए सेक्शन 46, ठीक है। चलिए अब आएंगे सेक्शन 47 पे। क्या कहता है बच्चों, सेक्शन 47 कहता है, सेक्शन 47 ये कहता है बच्चों, क्या कहता है कि सेक्शन 47 कहता है कि आपने टाइम मेंशन कर दिया सर, आपने टाइम मेंशन कर दिया बट कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है सर। मतलब मैंने बोल दिया आपको कि आप मुझे इस तारीख को गुड्स चाहिए, 10 तारीख का गुड्स चाहिए, 15 तारीख का गुड्स चाहिए, बट आपने टाइम मेंशन नहीं किया। अगर कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है तो इस केस में प्रॉमिसर में परफॉर्म एट एनी टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। अब ध्यान सुनना बच्चों, 46 में 47 में डिफरेंस बता रहा हूं, एग्जाम में कैसी आती, ध्यान सुनना। सेक्शन 46 एंड सेक्शन 47 में डिफरेंस बता रहा हूं, ये क्या होगा पता नहीं। सेक्शन 46, अरे एक मिनट, सेक्शन 46 एंड सेक्शन 47 इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान सुनना। सेक्शन 46 में ये कहता है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन नहीं है, सेक्शन 46 से अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन नहीं है तो क्या होगा बच्चों, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन नहीं है तो आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए रीजनेबल टाइम में। रीजनेबल टाइम में आपने क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए। रीजनेबल टाइम क्या होता है, दैट डिपेंड ऑन केस टू केस। सेक्शन 47 क्या कहता है, सेक्शन 47 ये कहता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में टाइम तो मेंशन कर दिया सर, आपने टाइम तो मेंशन कर दिया सर, बट दिक्कत क्या है कि आपने स्पेसिफिक टाइम नहीं मेंशन किया कि कौन सा टाइम है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, बिजनेस आवर्स में जा सकते हो। बिजनेस आवर्स मतलब सर क्या होता है, जैसे 9 to 6 हो सकता है, तो आप 9 to 6 के केस में भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं। तो बिजनेस आवर्स में अप्लाई कीजिए, कोई इशू नहीं है। तो प्रॉमिसर कैन परफॉर्म एट एनी टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। तो समझा सेक्शन 46, सेक्शन 47। अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 48 में, ध्यान सुनो बच्चों। सेक्शन 47 क्या, 48 क्या कहता है, क्या कहता है, ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। क्या कहा है यहाँ पे, ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसर टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस, प्रॉपर प्लेस एंड विद इन द यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस। अब ध्यान सुनना बच्चों, ये प्रॉमिसी की ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी बच्चों, प्रॉमिसी की ड्यूटी। अभी ध्यान सुनना बच्चों, सुनिए, सेक्शन 46, 47 एंड सेक्शन 48, इन तीनों में डिफरेंस समझना आप लोग। अब यहाँ पे टाइम भी मेंशन है, यहाँ पे टाइम भी मेंशन है, यहाँ पे प्लेस भी मेंशन है, सब कुछ मेंशन है, बट ये सब कुछ किसने मेंशन किया बच्चों, ये प्रॉमिसर ने मेंशन किया। ये किसने मेंशन किया, प्रॉमिसर ने मेंशन किया। तो मुझे बताइए ये ड्यूटी किसकी है उस टाइम में, उस प्लेस पे परफॉर्म करने की। तो यहाँ पे ड्यूटी है प्रॉमिसी की। किसकी ड्यूटी है, प्रॉमिसी की। किसकी ड्यूटी है, प्रॉमिसी की। ध्यान सुनना, सेक्शन 46, 47, 48 तीनों का डिफरेंस बताओ, एग्जाम में केस आता है। सेक्शन 46 क्या कहता है,
कोई टाइम मेंशन नहीं है, टेंशन मत लीजिए, रीजनेबल टाइम में परफॉर्म कीजिए, दैट डिपेंड करता है केस टू केस। सेक्शन 47 क्या कहता है, टाइम मेंशन है बट स्पेसिफिक नहीं है, देन क्या कीजिए, बिजनेस आवर्स में जाइए, 9 to 6 में जा सकते हो। 48 ये कहता है कि प्रॉमिस सर ने खुद बताया, प्रॉमिस सर ने खुद बताया कि इस टाइम पे मुझे गुड्स चाहिए, ये स्पेसिफिक टाइम बता दिया, तो उस केस में प्रॉमिसी की ड्यूटी है उस टाइम पे परफॉर्म करना, एज पर द सेक्शन 48, एज पर द सेक्शन 48। अब मैं आपको एक केस हुआ बताऊँ, ध्यान सुनना, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। सेक्शन 48 पे केस हुआ आया था, मैंने आपसे गुड्स ऑर्डर किया, मैंने आपसे गुड्स ऑर्डर किया एंड मैंने बोला कल मुझे 8 बजे गुड्स चाहिए, कितने बजे, 8 बजे कल सुबह मुझे गुड्स चाहिए, मैंने आपको बोल दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सेक्शन 48, कल 8 बजे आप गुड्स लेके नहीं आए, कल 8 बजे आप गुड्स लेके नहीं आए, आप 10 बजे आए, तो मेरे पास कौन सा राइट है, मैं क्या कर सकता हूँ फिर, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट है। क्यों सर, बिकॉज मैंने यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया था। जब प्रॉमिसर अपना टाइम मेंशन कर रहा है एंड उसमें अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। याद रखना, अगर टाइम मेंशन नहीं है तो कंपनसेशन मांग सकते हो, बट अगर टाइम मेंशन है, टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में सीधा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन 46, 47, 48 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, सेक्शन 49। सर अगर कोई प्लेस नहीं है कहाँ पे परफॉर्म करना है, सेक्शन 49 बात करता है प्लेस का। सर कोई प्लेस मेंशन नहीं किया, फिक्स नहीं किया, तो क्या होगा सर, ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसर। ये किसकी ड्यूटी है, प्रॉमिसर टू अप्लाई द प्रॉमिस टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस। बिकॉज मुझे एक बात बताइए, जब अपन किसी को ऑफर देते हैं ना, ऑफर किसकी इच्छा से जाता है, प्रॉमिसर की इच्छा से जाता है। तो प्रॉमिसर जब अपनी इच्छा से सब कुछ देता है तो इसकी ड्यूटी है प्लेस को डिफाइन करने का। तो अगर कहीं पे प्लेस डिफाइन नहीं है, प्रॉमिसर की ड्यूटी है उस प्लेस को डिफाइन कीजिए। तो सेक्शन 49 क्या कहता है, प्लेस। 46, 47, 48 ये टाइम का था। 49 किसका है बच्चों, 49 किसका है, 49 प्लेस का है। प्लेस किसने डिसाइड करनी चाहिए, प्लेस डिसाइड करनी चाहिए प्रॉमिसर ने। किसने डिसाइड करनी चाहिए, प्रॉमिसर ने डिसाइड करनी चाहिए। ये किसकी ड्यूटी है, प्रॉमिसर की ड्यूटी है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट सेक्शन है 50। नेक्स्ट किसकी ड्यूटी है, नेक्स्ट है सेक्शन 50। अब सेक्शन 50 क्या कहता है, परफॉर्मेंस इन अ मैनर एट अ टाइम प्रिस्क्राइब बाय सैंक्शन बाय प्रोमिसी, सेक्शन 50, व्हेन द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब और सैंक्शंस। इसका मतलब क्या बच्चों, ध्यान सुनना, अगर आपने ऐसा कोई टाइम, ऐसा कोई प्लेस फिक्स किया है जो आपके प्रोमिसी ने सैंक्शन किया है, तो उसी हिसाब से होना चाहिए। इसका मतलब सेक्शन 50 कहता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 50 क्या कहता है बच्चों, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे स्पेसिफाई किया सब कुछ। अभी मैं आपको 5 सेक्शन को रिवाइज करके देगा, कितने सेक्शंस को रिवाइज करके देगा, 5 सेक्शन को रिवाइज करके देगा। एग्जाम में कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सेक्शन 46, टाइम अगर मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तो रीजनेबल टाइम को अप्लाई कीजिए। रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है केस टू केस। सेक्शन 47, टाइम मेंशन है बट स्पेसिफिक नहीं है, तो इस केस में बिजनेस आवर्स में आप जा सकते हो, 9 to 6 में केस में। अभी देखिए 46 एंड 47 का मैं आपको बताऊँ, 46, 47 में दिक्कत क्या पता है, अगर 46, 47 पे टाइम पे गुड्स नहीं आए तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपके दोनों इसमें टाइम मेंशन नहीं है स्पेसिफिक। क्या बोला मैंने, सेक्शन 46 एंड 47 क्या कहता है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन नहीं है स्पेसिफिक, तो उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, कंपनसेशन मांग सकते हो। सेक्शन 48 क्या कहता है, सेक्शन 48 कहता है कि भाई साहब, अगर प्रॉमिसर ने बोला है मुझे इस टाइम पे चाहिए, इस जगह पे चाहिए, तो प्रॉमिसी की ड्यूटी है, प्रॉमिसी मतलब सामने वाला इंसान, क्योंकि ऑफर कौन डिसाइड करता है, प्रॉमिसर। तो प्रॉमिसी की ड्यूटी है कि उस टाइम पे परफॉर्म करना चाहिए। अगर प्रॉमिसी नहीं परफॉर्म करता है तो प्रॉमिसर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, कंपनसेशन नहीं, सीधा कैंसिल। सेक्शन 49, सेक्शन 49 कहते हैं अगर प्लेस डिफाइन नहीं है, अगर प्लेस डिफाइन नहीं है तो प्रॉमिसर की ड्यूटी है प्लेस को बताने की। किसकी ड्यूटी है, प्रॉमिसर की ड्यूटी है। सेक्शन 49 एंड लास्ट सेक्शन 50, अगर आप दोनों ने मिलकर पहले डिसाइड किया है कि इस प्लेस पे होना चाहिए तो उसी प्लेस पे उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो खत्म, अपने 5 सेक्शन खत्म हो गए, 46, 47, 48, 49, 50। सबको समझे यहाँ पे। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर वहां पे उसने टाइम मेंशन किया है
बट उस पर्सन की डेथ हो जाती है, अब टाइम मेंशन किया, पर्सन की डेथ हो गई तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है ना उस इंसान की अगर डेथ हो गई तो। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट, यहाँ तक सबको समझा? तो आज के बाद जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पढ़ाई करोगे तो मस्त सबसे पहले 46, 47, 48, 49, 50, अगर आप किसी को बोलेंगे ना से फाउंडेशन या किसी बच्चे को क्लास में, वो बच्चों को टेंशन आ जाएगा, अरे भाई साहब ये कब हुआ, ये तो पता नहीं हमको, किसी क्लास में हमने पढ़ा ही नहीं। 46 क्या होता है, 47 क्या होता है, 48 क्या होता है, 49 क्या, 50 क्या होता है, इतने सेक्शन को हमको पता भी नहीं है, बट हमारे बच्चे सेक्शन के साथ बताएंगे 46 से लेकर 50, कैसे भी केस लाने दीजिए सब आंसर आ जाएंगे। और मॉक टेस्ट पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, आप जाके ओपन कर लेना, मैं आपको कल दिखाऊंगा मॉक टेस्ट पेपर, या आज ही दिखा दूंगा, कि जिसमें क्लियर कट क्वेश्चन पूछा है, किसके ऊपर, एसेंस ऑफ टाइम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अगर आप 1 मिनट दे तो मैं अभी 1 मिनट में दिखा दो आपको क्वेश्चन ये होने के बाद। चलिए समझे, आज तक आपको किसी को डाउट है? मैं आपको जस्ट एक पेपर दिखाता हूँ, जस्ट मुझे एक सेकंड देना, मैं आपको एक PYQ का पेपर दिखाता हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो टाइम पे क्वेश्चन आया था। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 मिनट देना, मैं आपको PY को एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब ये एग्जाम में ना MTP में कहीं भी मैंने क्वेश्चन देखा था, इतना मस्त क्वेश्चन था और डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन था, और आप लोग ना आपको मज़ा आ जाएगा, सर क्या बताया आपने, मज़ा आ गया हमको ये क्वेश्चन देखे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था वो, सिर्फ मुझे जल्दी से मिलना चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन देखा मैंने। हाँ ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सुनिए क्वेश्चन कितने का है, क्वेश्चन नंबर 41A, ध्यान से सुनना बच्चों, ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, कितने मार्क का क्वेश्चन है, 6 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 4A1 क्यू सेक्शन 46 से लेकर 50 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब देखिए क्या बोला बच्चों यहाँ पे, नीलेश गुप्ता, नीलेश गुप्ता क्या बोला यहाँ पे, नीलेश गुप्ता, नीलेश गुप्ता ने क्या किया है, कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस, नीलेश गुप्ता अपना घर बनाना चाहता है, अच्छी बात है सर, आप घर बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। फॉर दिस पर्पज ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस्टर बाबा ब्रिक्स हाउस। अभी नितेश ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, नितेश ने कॉन्ट्रैक्ट किया बाबा के साथ, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बाबा के साथ, टू सप्लाई 10,000 ब्रिक्स, कितना सप्लाई करना है, 10,000 ब्रिक्स का सप्लाई करना है। अब देखिए यहां पे सिर्फ डेट मेंशन किया है, कब चाहिए, 12 अगस्त, क्या मेंशन किया, 12 अगस्त को चाहिए, यहां तक क्लियर है सबको। मिस्टर बाबा ब्रिक्स हाउस हैज 2 गाड़ी, उसके पास 2 गाड़ी है, अभी एक 5,000 भेजेगा और दूसरा, मतलब एक कैपेसिटी कितना है, 5,000 का कैपेसिटी है, अब एक गाड़ी में 5,000 बैठता है तो 2 गाड़ी भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपको कितना चाहिए, 10,000 गुड्स चाहिए, बट मेरी जो गाड़ी की कैपेसिटी वो 5,000 की है, तो मुझे 2 बार गाड़ी भेजना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, ऑन 12 अगस्त वन ऑफ द जो गाड़ी उसकी होगी वॉज नॉट इन वर्किंग कंडीशंस, जो एक गाड़ी उसकी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। चलिए क्या हुआ फिर, वर्किंग कंडीशन, सो मिस्टर बाबा ब्रिक्स हाउस सप्लाइड ओनली 5,000 ब्रिक्स, कितना सप्लाई किया उसने, सिर्फ 5,000 ब्रिक्स को सप्लाई किया है, एंड प्रॉमिस नीतीश गुप्ता टू सप्लाई रेस्ट 5,000 ब्रिक्स ऑन द नेक्स्ट डे। मतलब 12 तारीख को उसने बोला तो मुझे गुड्स चाहिए था, बट उसने बोला कि मैं आपको 13 तारीख को देता हूँ बाकी के 5,000, मतलब 5,000 12 तारीख को एंड 5,000 आपके नेक्स्ट डे को। नितेश गुप्ता वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर बाबा ब्रिक्स हाउस डिड नॉट सप्लाई द ब्रिक्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर बाबा ब्रिक्स हाउस gave the plea that no fault has been made from its part, hence the contract should not be cancelled in this situation whether the Nitesh Gupta can avoid the contract। अब मुझे आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या नितेश गुप्ता, क्या नितेश गुप्ता कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है क्या, सब लोग मुझे जल्दी से आंसर देना, जल्दी से फास्ट, जल्दी से मुझे आंसर देना, क्या नितेश गुप्ता कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है क्या, जल्दी से फास्ट। जब तक आप आंसर दीजिए तब तक मैं एक फ़ोन लगाता हूँ, जब तक जल्दी से आंसर दीजिए। हेलो, यस यस, चलिए क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, बताइए मुझे जल्दी से फास्ट। देखिए बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, यहाँ पे कहीं पे भी टाइम मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे टाइम इसेंस नहीं है,
और जिस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इसेंस नहीं होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। ऐसे केस में आप कंपेंसेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कंपेंसेट, कंपेंसेशन कहते हैं उसे। तो याद रखना बच्चों, इस केस में आप सिर्फ कंपेंसेशन कर सकते हो। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बिकॉज यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया। टाइम इज नॉट द इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वैसा स्पेसिफाई नहीं है। तो इसमें आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, कंपेंसेशन मांग सकते हो, कैंसिल नहीं कर सकते हो। कितना ईजी मुझे बताइए। 4 मार्क का क्वेश्चन आया था और आपको लगता है कि सर डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। कहाँ से डिफिकल्ट एग्जाम? ये फाउंडेशन का बिजनेस लॉ का सीधा इंट्रोडक्शन में जाइए। 46, 47, 48, 49, 50 पांचों को एक्सप्लेन कीजिए, एक एक लाइन में डायग्राम निकालिए। बाकी बच्चों से आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएगा। बाकी बच्चों से आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन में क्या डाल दीजिए, 46 से लेकर 50 में उसका छोटा छोटा पॉइंट निकाल लीजिए डायग्राम मस्त, एंड नीचे फैक्ट्स में आ जाइए कि इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन नहीं किया है, हेंस देयरफॉर टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हो, कंपेंसेट कर सकते हो। चलिए आगे आइए बच्चों, नेक्स्ट समझा आप लोगों को। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक को जो बढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो है आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? दोनों साइड से प्रॉमिस होना चाहिए। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब दोनों साइड से परफॉर्म करना चाहिए। अगर किसी एक पार्टी डिफॉल्ट कर रहा है, कोई एक पार्टी अगर डिफॉल्ट कर रहा है, तो वो याद रखना क्लेम नहीं कर सकता। लॉ बहुत सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल है। जो परफॉर्म नहीं करेगा वो क्लेम नहीं करेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो क्लेम नहीं करेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो क्लेम नहीं करेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल मतलब दोनों साइड से प्रॉमिस होना चाहिए, दोनों साइड से परफॉर्मेंस होना चाहिए, दोनों ने मिलकर परफॉर्म करना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों ने मिलकर परफॉर्म करना चाहिए। अब देखिए क्या बोलता है सबसे पहले सेक्शन 51। सेक्शन 51 क्या कहता है, ध्यान सुनना बच्चों। प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म, प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस एंड अनटिल प्रॉमिस इज रेडी टू परफॉर्म। ध्यान से सुनना, मैं प्रॉमिसर हूं, आप प्रॉमिस हो, मैं प्रॉमिसर हूं, आप प्रॉमिस हो। मैंने बोला मुझे आपको रिमोट बेचना है, प्रॉमिसर ने क्या बोला, मुझे आपको रिमोट बेचना है। आपने बोला सर मैं पैसा नहीं दूंगा, आपने क्या बोला, सर मैं पैसा नहीं दूंगा। इसका मतलब प्रॉमिस इज नॉट रेडी टू परफॉर्म। सो इन दिस केस प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म। मैं परफॉर्म नहीं करूंगा बिकॉज आप रेडी नहीं हो, आप रेडी नहीं परफॉर्म करने के लिए, तो इस केस में मुझे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा नियम है। तो सेक्शन 51 क्या कहता है? सेक्शन 51, 51, 51, सेक्शन 51 ये कहता है प्रॉमिसर इज रेडी टू परफॉर्म बट प्रॉमिस इज नॉट रेडी टू परफॉर्म। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, खत्म। कितना इजी है। अब सेक्शन 52, सेक्शन 52 क्या कहता है, ध्यान सुनना। एक्सप्रेसली फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट इफ नॉट द परफॉर्म इन ऑर्डर ऑफ नेचर। देखिए ध्यान सुनना, अभी सेक्शन 52 क्या कहता है, पहला किसने परफॉर्म करना चाहिए, मैंने या आपने, मतलब प्रॉमिसर या प्रॉमिसी। अभी इस एग्जांपल की आप प्रॉमिसी समझिए, आप प्रॉमिसी हो, मैं प्रॉमिसर हूं, मुझे बेचना है मेरी गाड़ी, तो जो ऑफर होगा मेरी इच्छा से डिसाइड होगा। अब ध्यान सुनना, अगर मुझे किसी को ऑफर देना है या किसी को कॉन्ट्रैक्ट में मैंने मेंशन किया कि पहले परफॉर्म कौन करेगा, पहले परफॉर्म मैं करूंगा या आप करोगे, मतलब मैं पहले गुड्स दूंगा या आप पहले पैसे दोगे, या फॉर एग्जाम्पल पहले मैं गुड्स बेचूंगा या आप पैसे दोगे, या तो आप पहले पैसे दीजिए मैं गुड्स दूंगा। तो ये सीक्वेंस कैसे डिसाइड होगा? ये सीक्वेंस कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, तो नॉर्मल बिजनेस में जैसा होता है वैसे आप कर सकते हो। क्या बोला मैं, सेक्शन 52, ध्यान से सुनना, सेक्शन 52 क्या कहता है, सीक्वेंस कैसा होना चाहिए परफॉर्मेंस का, वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, तो नॉर्मल बिजनेस में जैसा होता है कि गुड्स लीजिए पैसा दीजिए, वैसा आप फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए दो सेक्शन अपन ने पढ़े, सेक्शन 51, सेक्शन 52। 51 क्या कहता है, प्रॉमिसर इज रेडी टू परफॉर्म बट प्रॉमिस इज नॉट रेडी टू परफॉर्म, हेंस देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। सेक्शन 51 खत्म। सेक्शन 52, किसने पहले परफॉर्म करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो नॉर्मल जैसा बिजनेस होता है वैसे आप फॉलो कर सकते हैं। अब सेक्शन 53 क्या कहता है, सेक्शन 53 ध्यान रखना, लायबिलिटी ऑफ द पार्टी प्रिवेंटिंग द इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टेक इफेक्ट। अब 53 के ध्यान से सुनना, 53 में क्या होने वाला है, मैं भी परफॉर्म करने वाला हूं, आप भी परफॉर्म करने वाला हूं, बट आपने ऐसा कोई एक्ट किया जिसकी वजह से मुझे परफॉर्म करने में दिक्कत आ गई है। एग्जाम्पल बताओ, ध्यान से सुनना, सेक्शन 53 ध्यान सुनना। मैं आपको फोन कर रहा हूं, कब से फोन कर रहा हूं,
कि सर मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, मुझे आपको गुड्स देने हैं, आप दरवाजा ओपन कीजिए, मैं कंटिन्यूस फ़ोन कर रहा हूँ, कंटिन्यूस फ़ोन कर रहा हूँ, आपने फ़ोन नहीं उठाया, मतलब आई एम रेडी टू परफॉर्म, आई एम रेडी टू परफॉर्म, बट यू आर डूइंग समथिंग, you are doing something which is preventing to perform my act. मतलब आप ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से मुझे परफॉर्म करने में दिक्कत आ रहा है, सो एंस देयरफॉर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। समझा आपको, मैंने 3 सेक्शन बताए, 51, 52, 53। 51 क्या कहता है? प्रॉमिसर इज रेडी, प्रॉमिस इज नॉट रेडी, मत कीजिए परफॉर्म। 52 क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है वैसा सीक्वेंस होना चाहिए, नहीं है तो नॉर्मल सीक्वेंस लीजिए, बिजनेस में होता है। 53 क्या कहता है? एक पार्टी रेडी है बट दूसरा पार्टी ऐसा कोई एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से इसको दिक्कत आ रहा है परफॉर्म करने में, फिर परफॉर्म मत कीजिए। होगा 53। और जो जिसकी वजह से दिक्कत आ रहा है ना, वही कंपनसेशन पे करेगा, फिर उसको ही लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, फिर जिसकी वजह से ये एक्ट परफॉर्म नहीं कर पाया हमें। नेक्स्ट सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या कहता है बच्चों, ध्यान सुनो। Default as to promise which should be first performed in a contract consists of the reciprocal promise. अब इसका मतलब क्या, ध्यान सुनना बच्चों। Promiser who has to perform his promise before the performance of the other party cannot claim the performance. मतलब क्या, मैं बता दूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। सेक्शन 54 क्या कहता है? देखिए सेक्शन 54 ये कहता है कि फर्स्ट मैं परफॉर्म करूंगा, सेकंड आप परफॉर्म करोगे, सीक्वेंस फिक्स है। सेक्शन 54 क्या कहता है? फर्स्ट मैं परफॉर्म करूंगा, सेकंड आप परफॉर्म करना। अब 54 में क्या हुआ था बच्चों कि मैं परफॉर्म करने के रेडी नहीं हूं, मैं परफॉर्म करने के रेडी नहीं हूं, तो भाई साहब मैं सामने वालों को कैसे क्लेम कर सकता हूं, है ना? अगर आप खुद ही रेडी नहीं हो, क्योंकि पहला परफॉर्म आपका है, अब पहले आप परफॉर्म नहीं करोगे तो सामने वाले पार्टी से कैसे क्लेम कर सकते हो? तो सेक्शन 54 ये कहता है कि पहले आप परफॉर्म कीजिए, फिर क्लेम कीजिए, पहले विश्वास की, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। वॉशिंग पाउडर नहीं हुआ, वैसे ही ये है कि सेक्शन 54 क्या कहता है कि अगर अगर आपको पहले परफॉर्म करना है, सामने वाले को बाद में परफॉर्म करना है, तो पहले आप परफॉर्म कीजिए देन क्लेम कीजिए। बिना परफॉर्म किए हुए आप क्लेम नहीं कर सकते, ये सेक्शन 54 कहता है। समझा आपको? अभी अपन ने 4 सेक्शंस देखे, मैं आपको छोटा सा डायग्राम यहाँ पे निकाल देता हूँ ताकि एग्जाम में रिवीजन के लिए बहुत ईजी होगा आपको। चलो सेक्शन 51, सेक्शन 52, सेक्शन 53, सेक्शन 54। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट। सेक्शन 51 में क्या है कि प्रॉमिसर इज रेडी टू परफॉर्म। कौन रेडी है? प्रॉमिसर इज रेडी टू परफॉर्म। यहाँ पे कौन परफॉर्म नहीं करना चाहता है? प्रॉमिस ही परफॉर्म नहीं करना चाहता। तो जो परफॉर्म नहीं करना चाहेगा वो पेनल्टी पे करेगा, वो कंपनसेशन पे करेगा, वो कंपनसेशन पे करेगा। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे प्रॉमिसर रिस्पॉन्सिबल है। सेक्शन 52 क्या कहता है कि किसने पहले परफॉर्म करना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, तो अच्छी बात है, कॉन्ट्रैक्ट हिसाब से जाइए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो नॉर्मल बिजनेस में जैसा होता है उसको फॉलो कीजिए, खत्म। सेक्शन 52 कहता है। सेक्शन 53 क्या कहता है बच्चों? सेक्शन 53 क्या कहता है? तो मैंने आपको अभी बोला था, सेक्शन 53 क्या कहता है बच्चों यहाँ पे? अगर आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से दूसरे पार्टी को परफॉर्म करने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो जिसने ऐसा एक्ट किया है, नेगेटिव एक्ट किया है, जिसकी वजह से परफॉर्म करने में दिक्कत आ रही है, फिर वो लायबिलिटी पे करेगा, वो कंपनसेशन पे करेगा। दैट इज सेक्शन 53। सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 ये कहता है कि आपका सीक्वेंस फिक्स है कि पहले आप परफॉर्म करना, फिर आप परफॉर्म करना। तो जो पहला परफॉर्म करने वाला है उसने पहले परफॉर्म करना चाहिए, फिर बाद में क्लेम करना चाहिए। बिना परफॉर्म किए आप क्लेम नहीं कर सकते, सेक्शन 54 कहता है। समझा आप लोगों को? चलिए लास्ट सेक्शन 55 क्या लिखा है? अगर आपने परफॉर्म नहीं किया विद इन द टाइम फिक्स, जो टाइम मेंशन किया था उसके अंदर आपने अगर परफॉर्म नहीं कर दिया तो क्या होगा सर? देन इस केस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस टू डू सर्टन थिंग टू अ स्पेसिफाइड टाइम फेल्स टू डू एनीथिंग वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रॉमिसी। अभी देखिए अपन ने जो केस हुआ पढ़ा था ना मॉक टेस्ट पेपर में, उसमें टाइम मेंशन नहीं था। अगर टाइम मेंशन होता तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल। वाइडेबल मतलब अब मैंने कुछ ऑर्डर किया एंड मुझे टाइम पे गुड्स नहीं आए, तो मेरे पास ऑप्शंस है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता हूँ या तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ। तो समझा आप लोगों को? जहाँ पे टाइम इसेंस होगा वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट इसेंस, जहाँ पे टाइम इसेंस नहीं है, जहाँ पे आपका जो टाइम है वो इसेंस नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस केस में आप कंपनसेशन मांग सकते हो।
तो ये था सेक्शन 55। समझा आप लोगों को? तो अपन ने क्या किया, सेक्शन देखिए कितने सेक्शंस पढ़े, 51 से लेके 55 तक अपन ने सेक्शंस पढ़े। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना घर पे, और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बिंदास पूछना आप लोग, ठीक है? सर, एग्रीमेंट टू डू ए इम्पॉसिबल एक्ट, ऐसे कोई एग्रीमेंट होते जो इम्पॉसिबल हो सकते? यस, ऐसे एग्रीमेंट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। कुछ एग्रीमेंट स्टार्टिंग से इम्पॉसिबल हो सकते हैं, कुछ बाद में इम्पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, यस हो सकता है सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनना। मैंने आपको बोला था कि एक काम कीजिए, मैं आपको 50,000 रुपीज देता हूँ, आप क्या कीजिए, 2 लोगों का मर्डर कीजिए। इम्पॉसिबल है सर परफॉर्म, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है सर, परफॉर्म ही नहीं कर सकते बिकॉज लॉ के अगेंस्ट है। तो कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसमें स्टार्टिंग से परफॉर्मेंस क्या है, इम्पॉसिबल है, आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में वॉइड माना जाएगा। ऐसे केसेस में वॉइड माना जाएगा, भली पार्टी को पता है या ना पता हो, बट ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, है क्या नहीं? जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल बताओ, और एक एग्जाम्पल बताओ। मैंने बोला सर मैं आपको 5 बॉटल बेचता हूँ, कितनी बॉटल बेचने वाला, 5, बट एक्चुअली मेरे पास एक ही है। मेरे पास कितनी बॉटल है, एक ही है, बट मैं बेचना कितना चाहता हूँ, 5। ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से इम्पॉसिबल है बिकॉज मेरे पास तो उतने गुड्स है भी नहीं जितना मैं बेचना चाहता हूँ। इसका मतलब ये इनिशियल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है, इम्पॉसिबल है। अब सब सीक्वेंट क्या होता है बच्चों, सब सीक्वेंट का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने बोला मैं आपको तंबाकू बेचता हूँ, अपन कॉन्ट्रैक्ट करते मस्त, मैं तंबाकू बेचूंगा, आप चूना लगाओ, आप चूना बेचिए, मैं तंबाकू बेचूंगा, गुटखा बेचूंगा। स्टार्टिंग में सब कुछ सही था, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया कि इस महाराष्ट्र में, इस इंडिया में आप गुटखा नहीं बेच सकते, इट इज बैन। तो इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वैलिड था, जो परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में वैलिड था, वो बाद में क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड कह सकते हो बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। समझा आप लोगों को? समझा गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए। अब ध्यान सुनना बच्चों, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 पार्ट 2, अगर पार्ट 1 में आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है एंड पार्ट 2 में कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, तो जो वैलिड आप उसे एनफोर्स कीजिए, जो वाइड है उसको एनफोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना, कभी कभी अगर आप एक साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हो तो उसमें से जो पार्ट वैलिड है वो परफॉर्म कीजिए, जो वाइड है उसको निकाल दीजिए, उसमें से कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक समझो सबको? 51 से लेके 56 अपन ने बहुत अच्छे से किया। कल अपन ने 46 से लेके 50 तक किया, आज 51 से लेके 56 तक किया। अभी नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब क्या पता है आपको? पता है? ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सुनिए आप, सुनिए। अभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी एक इंसान है, एक इंसान ने बहुत सारे लोन्स लिए, बहुत सारे लोन्स मतलब बहुत सारे डेप्ट लिए है। अब एक ही इंसान जब बहुत सारे डेप्ट्स लेता है तो उस केस में क्या होता है कि एक ही डेटर से बहुत सारे क्रेडिटर्स है, तो आप किसको पहला पैसा दोगे, है ना? तो अभी उसका सीक्वेंस कैसे डिसाइड होगा? तो देखिए मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान सुनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए है, अब ए ने पैसा लिया बी से, ए ने पैसा लिया सी से, डी से पैसा लिया, तीनों से ए ने पैसा लिया। अब ए की एक असेट है, अब इस असेट में से पहला पैसा किसको मिलेगा? इसमें से पहला पैसा किसको मिलेगा? बी को मिलेगा, सी को मिलेगा या डी को मिलेगा? कैसे मिलेगा सर, मुझे बताइए। आपके पास 2-3 ऑप्शन है। एक, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है कि पहले किसको मिलेगा तो उसी हिसाब से उसको मिलेगा। सिंपल सा नियम याद रखना, कोई टेंशन नहीं, एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, एप्रोप्रिएशन मतलब आपके लोन को रीपे करना है, बट आपके नाम पे बहुत सारे लोन्स है, बट डेटर एक ही है, क्रेडिटर बहुत सारे, क्योंकि ये डेटर है, ये क्रेडिटर्स है। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया कि पहला पेमेंट किसको देना चाहिए, तो उसके हिसाब से उसको पहला पेमेंट दीजिए। सेकेंड पॉइंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है सर, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? तो जिसका टाइम सबसे पहले फर्स्ट है, जिसका टाइम सबसे पहले फर्स्ट है, बता दो इसके एग्जाम्पल। पहले इधर आइए, देखिए एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, डेटर्स सेवरल डेब्ट्स टू सेम क्रेडिटर्स, मतलब एक क्रेडिटर या बहुत सारे क्रेडिटर हो सकते हैं जिसको बहुत सारे डेब्ट्स पे करने हैं, तो उस केस में आप कैसे पे करोगे, उसका सीक्वेंस क्या होगा? तो सेक्शन 59 क्या कहता है, ध्यान सुनना। तो सेक्शन 59 ये कहता है कि पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ सम पर्टिकुलर डेब्ट
अंडर द इंटीमेशन और अंडर द सर्कमस्टांसेस इट एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या बात है, ध्यान सुनना। अगर फॉर एग्जाम्पल ध्यान सुनना, ए ने पैसा लिया बी से, ठीक है, ए ने पैसा लिया बी से, पहला पैसा लिया 5 लाख रुपए, दूसरा पैसा लिया 10 लाख रुपए, तीसरा पैसा लिया 15 लाख रुपए। मतलब ए ने बी से 3 टाइप की लोन लिए। कितने टाइप की लोन लिए? 3 टाइप की लोन लिए। अब पहला सिचुएशन क्या बोलता है ये, कि पहला सिचुएशन ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेंशन है तो उस लोन को पहले पेमेंट कीजिए, क्योंकि डेटर्स के पास एक ही एसेट है, ए के पास एक ही एसेट है। अब इस एसेट का पैसा पहले किसको जाएगा? पहले 5 लाख वाले लोन को जाएगा। ये फर्स्ट लोन था, ये सेकंड लोन था, ये थर्ड लोन था। तो ये कहता है कि ए की जो एसेट है वो उसमें से पैसा पहले किसको जाएगा? पहले फर्स्ट वाले लोन को जाएगा, सेकंड वाले लोन को जाएगा, थर्ड वाले लोन को जाएगा, किसको जाएगा? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो वैसा जाएगा। अगर अदरवाइज अगर डेटर्स क्रेडिटर को बोलता है कि मैं पहला पेमेंट इसका कहूंगा, एंड अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है तो उस केस में पेमेंट वैसा ही होगा। मतलब सर, अगर ए ने बोला बी को कि पहला पेमेंट में 5 लाख का करता हूं, फिर 15 लाख का करता हूं, फिर 10 लाख का करता हूं, अगर ये रिकमेंडेशन बी ने एक्सेप्ट कर लिया, क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो पेमेंट वैसे ही होगा। ठीक है, देखिए क्या बोलता है। सेकंड क्या बोलता है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर द डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। अगर कहीं पे मेंशन नहीं है कि कौन सा लोन पहले पे करना है, तो उस केस में क्या होगा बच्चों? तो उस केस में क्रेडिटर में अप्लाई हिज डिस्क्रिप्शन। मतलब क्रेडिटर खुद बताएगा कि मुझे पहले कौन सा लोन चाहिए। तो याद रखना, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि पहला कौन सा लोन देना चाहिए, तो इस केस में क्रेडिटर खुद बता सकता है कि मुझे पहले ये लोन चाहिए, ये सेकंड वाला चाहिए, ये पहले थर्ड वाला चाहिए। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्रेडिटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि फर्स्ट लोन कौन सा चाहिए उसको। समझा आप लोगों को? सब लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेंशन करना यस। अगर नहीं करोगे तो ध्यान रखना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फिर कल से बंद कर दूंगा लाइव सेशन। आपकी लाइव सेशन से है, ठीक है। चलिए, सेक्शन 59 क्या कहता है बच्चों? सेक्शन 59 ये कहता है कि अगर कोई पे भी टाइम मेंशन नहीं, कोई पे भी सीक्वेंस मेंशन नहीं है कि कौन सा लोन पहले देना है, तो उस केस में क्या होगा? जो डेटर्स है वो अप्लाई कर सकता है क्रेडिटर्स को कि भाई साहब मैं पहला पेमेंट ये देना चाहता हूँ। सेक्शन 60 क्या कहता है? अगर कहीं पे भी मेंशन नहीं है तो क्रेडिटर खुद बता सकता है कि मुझे पहला पेमेंट 15 लाख का ले, 10 लाख का दे, पहले 5 लाख का दे। नेक्स्ट, सेक्शन 61। सेक्शन 61 क्या कहता है? अगर दोनों ने मेंशन नहीं किया, ना डेटर्स ने मेंशन किया ना क्रेडिटर्स ने मेंशन किया, तो फिर क्या होगा सर? तो उस केस में जो ऑर्डर ऑफ टाइम है, उसके हिसाब से पेमेंट होगा। ऑर्डर ऑफ टाइम मतलब जो पहला लोन दिया था ना आपने 5 लाख का, वो आप पहला दीजिए, उसके हिसाब से होगा। चलिए आइए, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम लिख के देता हूँ, ध्यान से लिखना। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट 3 ही सेक्शन है बच्चों। ये ना एग्जाम में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है, इसको अच्छे से करके जाना। क्या लिखा है? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के देता हूँ, एग्जाम में इसको खा के जाना, कुछ भी करना, कुछ भी करके जाना, बट इसको पढ़ के जाना। क्या बोल रहा है बच्चों? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। सिंपल सी चीज बताओ, ध्यान सुनना। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? जितने भी बच्चे देख रहे, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या होता है? यहाँ पे वन डेटर होता है, वन डेटर एंड क्रेडिटर, ठीक है। अब वन डेटर एंड क्रेडिटर, बट डेटर ने क्या किया है? 3 लोन लिए। क्या लिए? 3 लोन है। कितने लोन लिए? 3 लोन। किससे लिए? एक ही क्रेडिटर से, ठीक है। डेटर ने कितने लोन लिए बच्चों? जो डेटर से मतलब जो लोन लिया जिसने, उसने कितने लोन लिए? 3 लोन लिए। किससे लिए? क्रेडिटर से लिए। अब इसमें से पहला लोन कौन सा पे करोगे आप, ये कैसे डिसाइड होगा? उसे होगा एप्रोप्रिएशन पेमेंट। उसे क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो सेक्शन 59 क्या कहता है, सेक्शन 60 क्या कहता है, एंड सेक्शन 61 क्या कहता है? ध्यान से सुनना। अगर किसी भी इंसान ने बहुत सारे लोन्स, बहुत सारे डेब्ट अगर किसी क्रेडिटर से लिए होंगे, तो वो सीक्वेंस कैसे डिसाइड होगा? तो ध्यान सुना, सेक्शन 59 ये कहता है कि डेटर्स जाके बताएगा क्रेडिटर्स को कि मैं पहले ये पैसा देना चाहता हूं, एंड क्रेडिटर ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वैसा पेमेंट होगा, ठीक है। तो कौन अप्लाई करेगा? सेक्शन 59 क्या कहता है? डेटर्स खुद जाके किसको बताएगा? क्रेडिटर्स को, कि पहला पैसा मैं इस लोन का दूंगा या इस लोन का दूंगा, वो बताएगा। अगर क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया तो वैसे ही होगा। सेक्शन 60 क्या कहता है? सेक्शन 60 कहता है कि क्रेडिटर खुद बताएगा कि मुझे पहला पेमेंट कौन सा चाहिए।
एंड अगर सेक्शन 59 एंड 60 दोनों एब्सेंट है, मतलब ना डेटर्स ने बताया ना क्रेडिटर्स ने बताया, तो सेक्शन 61 कहता है कि जो पहला लोन आपने लिया है वो पहले आपको पे करना पड़ेगा। मतलब पहला लोन आपने अगर ये फर्स्ट लिया था 5 लाख का, तो पहले आपको ये पे करना पड़ेगा। समझा आप लोगों को? तो इसका मतलब सेक्शन 59, सेक्शन 60 एंड 61 ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 सेक्शन है, याद रखना कि पहला पेमेंट कौन सा जाएगा। समझे सभी को? एम ए क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब सुनिए बच्चों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सर कि ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि जो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आया। कितने मार्क के लिए क्वेश्चन आया बच्चों? एग्जाम में 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। उसके पहले ये तीनों का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। ये तीनों का डिफरेंस मैं आपको कल मैंने आई थिंक कल डिफरेंस मैंने बता दिया था आपको, नोवेशन, रिसेशन एंड अल्टरेशन। कल के सेशन में देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया कल के सेशन में। ठीक है, चलिए अब ये नीचे का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट बी परफॉर्म। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है। कितने मार्क के लिए क्वेश्चन आया है? 5 मार्क के लिए क्वेश्चन। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है? तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्या कहता है बच्चों? फर्स्ट ये कहता है ये प्रॉमिसी में वेव, मतलब प्रॉमिसी ने खुद माफ कर दिया कि परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मतलब सर ध्यान सुनिए, मैंने आपको बोला था मैं प्रॉमिसर हूं। मैं कौन हूं? प्रॉमिसर। आप कौन है? प्रॉमिसी। मैंने बोला मुझे आपको ये बॉटल देना है, आप मुझे पैसा देना। बट जब मैं बॉटल देने को आया आपके पास, आपने बोला सर जाने दीजिए ना, क्यों बॉटल देते हो, मुझे नहीं चाहिए बॉटल। मैंने आपको माफ कर दिया। भाई साहब, मतलब आपने मुझे पैसा दिया था बट मैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने ही वाला था, बट आपने मुझे माफ कर दिया। तो जब प्रॉमिस ही खुद माफ कर देगा तो उस केस में आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड क्या कहता है बच्चों? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है बच्चों? आपने मेरे कनपट्टी पे बंदूक रखा और बोला कि सर आपका आईफोन मुझे 5 रुपए में बेचना। मैंने मेरा आईफोन आपको 5 रुपए में बेच दिया क्योंकि आप मुझे मार देते थे। अब मेरे पास राइट है, मैं कोर्ट में जाके वो आईफोन वापस ले लूँगा। अब जब मैं कोर्ट में जाने के बाद जब आपका आईफोन मैं वापस मेरे पास लेता हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को वापस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। बिकॉज मैंने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तीसरा क्या कहता है बच्चों? Obligation of a person who has received an advantages under the void agreement contract that becomes the void। मतलब सर देखिए ध्यान सुनना, मैंने आपको पैसा दिया था कि मुझे कुछ गुड्स चाहिए, बट वो इंसान मर गया, वो इंसान मर गया। अब जो इंसान मर गया वो परफॉर्म तो नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। बट जो पैसा मैंने आपको दिया था वो पैसा मुझे वापस चाहिए, कि जो बेनिफिट आपको हुआ था वाइड कॉन्ट्रैक्ट में वो वापस देना पड़ेगा, बिकॉज ये परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन, आपने खुद फोन करके बोल दिया सर परफॉर्म नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर नेक्स्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस ई टू अफोर्ड द प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस। मतलब मैं आपने मुझे फोन किया सर मुझे ना 100 बॉटल्स चाहिए। कितनी बॉटल चाहिए? 100। मैंने बोला ठीक है मैं दे देता हूँ। जब मैं आपके घर पे 100 बॉटल्स लेके आया, आपने दरवाजा ओपन ही नहीं किया, आपने मुझे निगलेक्ट किया, आपने मुझे एंटरटेन ही नहीं किया, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप प्रॉमिस निगलेक्ट कर देगा एंड प्रॉमिस ही मुझे प्लेटफॉर्म नहीं देगा परफॉर्म करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या किया जाएगा? कैंसिल किया जाएगा। समझा आप लोगों को? तो ये अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसको 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना। कितने मार्क के लिए? 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना। इसे क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो सकता है, कब डिस्चार्ज हो सकता है। ऐसे कौन से मैटर है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब ये पढ़ने के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट
70% कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। कितना परसेंट? 70%। तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से देखा है उनको पता है कॉन्ट्रैक्ट अपन ने बहुत डिटेल में किया है। अब अपन लास्ट पार्ट में आया कॉन्ट्रैक्ट के। कौन सा? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब हो सकता है? सर मैंने आपको बॉटल दे दिया, आपने मुझे पैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया, डिस्चार्ज। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया, डिस्चार्ज खत्म। सेकेंड पॉइंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब मैंने बोला था मैं आपको एक बॉटल देना चाहता हूँ, आप मुझे पैसा दोगे, बट आपने बोला सर मुझे एक बॉटल नहीं चाहिए, 100 बॉटल चाहिए। मतलब ये जो एक बॉटल का कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया, 100 बॉटल का नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया बिकॉज ऑफ म्यूचुअल सेटलमेंट। आप दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, तो म्यूचुअल सेटलमेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। सर मैंने आपको टाइम दिया था कि एक दिन के अंदर मुझे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, आपने एक दिन के अंदर परफॉर्म नहीं किया, बिकॉज टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड जब टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, कंपनसेशन नहीं मांग सकते, डायरेक्ट कैंसिल। सर ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था वो विजय माल्या बन गया, इंसॉल्वेंट हो गया, भिखारी बन गया, वो मर गया, भगवान के पास चले गए, तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत है? नहीं सर। प्रॉमिसी में वेव, प्रॉमिस ने खुद माफ कर दिया, सर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो टेंशन ही नहीं है। प्रॉमिस ने निगलेक्ट कर दिया। एंड मर्जर ऑफ राइट, मर्जर ऑफ राइट मतलब मैं आपके यहाँ पे पहले टेनेंट था, मैंने आपका फ्लैट रेंट पे लिया था, मैं टेनेंट हूँ, आप ओनर हो, अपन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट मैंने आपका ही फ्लैट परचेस किया, मैं टेनेंट से क्या बन गया? ओनर। तो पहला वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब मर्ज हो जाएगा। मर्ज मतलब आपके राइट्स मर्ज हो गए, पहले मैं टेनेंट था, बाद में ओनर बन गया, बिकॉज मैंने आपकी प्रॉपर्टी को परचेस कर लिया। समझा आपको? जिन लोगों को जल्दी से चार्ट बॉक्स में मेंशन कर देना, अभी तक अपने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं इसके अंदर वो सब टॉपिक आपके क्लियर हो गए। किसी को कोई डाउट है तो बिंदास पूछना। यस, किसी को डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? जल्दी से पूछिए, कोई भी डाउट है तो। क्लियर है सबको? चलिए लास्ट बच्चों इस पे आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आया था एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ बच्चों। एंटीसिपेटरी में क्या होता है एंड फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान सुनो बच्चों। एंटीसिपेटरी एंड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 3 मार्क की आता है। क्या है? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल एंड एंटीसिपेटरी में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एग्जाम में इसके ऊपर क्लियर कट 5 मार्क का एक क्वेश्चन बैठा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया 5 मार्क का। देखिए एक्चुअल का मतलब क्या है कि जिस दिन आपको परफॉर्म करना है, जिस दिन आपको परफॉर्म करना है उसी ड्यू डेट पे, जिस दिन आपको परफॉर्म करना है उसी ड्यू डेट पे आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, इसका मतलब इसे कहेंगे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर आपका जो ड्यू डेट था परफॉर्म करने का, उसके पहले, ड्यू डेट के पहले आपने बता दिया कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो इसे क्या कहेंगे? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? इसे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आप छोटा सा एग्जांपल दे देना, कल मेरी शादी है, आपने आज फोन करके बता दिया कि मैं आपकी शादी में खाना नहीं देना चाहता हूँ, तो आप मेरी शादी में खाना नहीं देंगे, ये आपने आज बता दिया, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने कल फोन करके बता दिया कि मैं आपकी शादी में खाना नहीं दूंगा, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। खत्म। कितना ईजी है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, इससे ईजी तो कोई हो ही नहीं सकता। और मैंने ये चार्ट बुक में ना आपको बहुत सिस्टमेटिक नोट्स बना के दिए है, आपको कुछ बाकी मॉड्यूल वीडियो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये चार्ट बुक सबसे बेस्ट है। क्या दिया चार्ट बुक में? देखिए सबसे पहले फर्स्ट, फिक्स टाइम होता है परफॉर्मेंस का एंड परफॉर्म उसी टाइम पे होना चाहिए। अनविलिंगनेस इवन बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, अगर बिफोर टाइम ऑफ परफॉर्मेंस होता है तो वो क्या होना चाहिए? एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी का मतलब क्या होता है? ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट रिसेंडेड एंड सूट द पार्टी फॉर डैमेजेस until the due date of the performance, not to rescind but treat the contract as still operative। मतलब सर क्या है? अगर देखिए ध्यान सुनना, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास 2 ऑप्शन है। अभी मेरी शादी परसों है और आज आपने बोला कि मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म नहीं करना चाहता, तो आप क्या कीजिए? इंतजार कीजिए उस दिन का, बिकॉज क्या ना अभी भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट का टाइम नहीं आया है, तो परसों तक आप इंतजार कीजिए। जब परसों आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए एंड आप उसे कंपेंसेशन मांग लीजिए। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है। किसमें ये ऑप्शन है? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। एक्चुअल में तो नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में तो उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है जिस दिन परफॉर्मेंस होता है, तो एक्चुअल की मैं बात ही नहीं कर रहा।
मैं बात किसकी कर रहा है? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? जिस दिन परफॉर्मेंस होगा ना उसके पहले 2-3 दिन आप पहले बताते हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब आप इंतजार कीजिए ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस का। या तो आप कैंसिल कर सकते हो या तो एक्सेप्ट कर सकते हो या तो कंपनसेशन मांग लीजिए उससे। समझा आप लोगों को? चलिए अब ध्यान सुनना बच्चों, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बट नॉट द लिस्ट, इसको भी 5 मार्क इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना कि आप कौन से टाइप के डैमेजेस मांग सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टॉपिक है ना जो आपने पढ़ के जाना ही चाहिए, मतलब ये इसमें आपको 5 मार्क कन्फर्म देके जाएंगे वो। तो ऐसे कौन से टॉपिक है जो एग्जाम में आपको 5 मार्क कन्फर्म देके जाएगा? तो उसमें से ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ डैमेजेस। और मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, 5 मार्क का टॉपिक याद रखना, बहुत सिंपल वे में बताऊँ। टाइप्स ऑफ डैमेजेस क्या है? सबसे फर्स्ट डैमेज, ऑर्डिनरी डैमेजेस। सर ऑर्डिनरी डैमेजेस मतलब क्या है सर? ध्यान सुनना, मैंने बहुत सिंपल पॉइंट्स बनाए। ऑर्डिनरी डैमेजेस मतलब फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग एंड रिमोट इनडायरेक्ट क्लॉज। इसका सिंपल मीनिंग होता है, ध्यान सुनिए। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई गुड्स आप मुझे देने वाले थे 50 रुपए का, आप मुझे कोई गुड्स 50 रुपए में देने वाले थे। अब आपने बोला सर हम नहीं देना चाहते हो 50 का गुड्स। वही 50 का गुड्स मैंने मार्केट में 55 से परचेस किया, क्योंकि आपने डिनाई कर दिया। तो मुझे मार्केट में कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 5 रुपए। तो आपने मार्केट में जो एक्स्ट्रा 5 रुपए पे किया है उसे कहा जाएगा ऑर्डिनरी डैमेजेस। समझा कितना सिंपल है? जो कॉन्ट्रैक्ट में डिनाई किया, वो जो 50 रुपए में आपसे गुड्स परचेस करने वाला था, आपने डिनाई किया एंड मुझे मार्केट में वो गुड्स सेम 55 में लेना पड़ा, तो मुझे 5 रुपीज़ का लॉस हुआ। कितना सिंपल है, इसे कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। नेक्स्ट आता है बच्चों स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस मतलब आप मुझे गुड्स देने वाले थे एंड मैं वही गुड्स किसी और को बेचने वाला था एंड उसमें मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट होने वाला था। आप मुझे कोई गुड्स देने वाले थे, वही गुड्स मैं किसी और को बेचने वाला था जिसमें मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट होने वाला था। आपने डिनाई किया तो मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो 500 रुपए मैं आपसे वसूल कर सकता हूं। इसे कहेंगे स्पेशल डैमेजेस। इसे क्या कहेंगे? स्पेशल डैमेजेस कहेंगे। कितना सिंपल है, मुझे बताइए क्या इसमें दिक्कत है? थर्ड आएगा बच्चों विंडेक्टिव डैमेजेस। विंडेक्टिव मतलब इमोशनल फीलिंग ब्रेक होना, या फॉर एग्जांपल डिफेमेशन होना, आपकी इज्जत कम होना। इसमें को तो आप पैसे में काउंट नहीं कर सकते, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी को बोला था कि आपने बोला सर मैं आपको गुड्स दूंगा, मैंने बोला दीजिए। मैंने किसी को वादा किया था कि आज पक्का गुड्स आएंगे, एक गारंटी है, ये अक्षय सर की गारंटी, आपने गुड्स दिया ही नहीं। तो मेरा नाम जो खराब हुआ है। आपने मुझे चेक दिया, मैं बैंक में गया, चेक बाउंस हो गया। बैंक वाले ने मेरी तरफ ऐसा देखा कि भाई साहब तुम इतने अच्छे इंसान थे, आप चेक बाउंस लेके कैसे आ सकते हो? तो मेरा इज्जत जो खराब हो गया, तो उसकी वजह से जो इज्जत डाउन हुआ उसको आप पैसे में काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे डैमेजेस को आप क्या कह सकते हो? विंडेक्टिव डैमेजेस, जिसमें आपकी इमेज डाउन हो सकती है, जिसमें आपकी हार्ट ब्रेक हो सकता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। लास्ट होता है बच्चों नॉमिनल डैमेजेस। इसमें कोई लॉस तो नहीं होता है, नॉमिनल मतलब बहुत 10 पैसे के आसपास होता है। इसमें तो कोई लॉस नहीं होता है, बट फिर भी आप क्लेम कर सकते हो। फिर भी आप क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो, आपके पास राइट है, आप क्लेम कर सकते हो। ये बहुत कम प्राइस में होता है, पैसा भी होता है, 1 रुपये भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कई गुड्स दिया, उसमें जो कवर है वो थोड़ा सा फटा हुआ है, या फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा गुड्स दिया जिसका पैकिंग का जो स्टिकर है वो निकला हुआ है, विच इज़ नॉट डायरेक्ट अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, विच इज अफेक्टिंग द इनडायरेक्टली, बट जिसमें ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। तो ऐसे जो लॉसेस होंगे ना बहुत नॉर्मल रुपीज़ में होता है या पैसे में होता है, इसे कहते हैं नॉमिनल डैमेजेस। फिर आता है डैमेजेस फॉर डिट्रॉयशन कॉज बाय डिले। मतलब सर अगर मैंने गुड्स ऑर्डर किया एंड गुड्स टेम्पो से आ गए, अब टेम्पो से जो आने वाला है गुड्स वो आज आना चाहिए था, वो 2 दिन के बाद आया, एंड 2 दिन के बाद आने की वजह से मेरे गुड्स को जो डैमेजेस हुआ है मैं आपसे रिकवर कर सकता हूँ। बट ये डिपेंड करता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी किसने दी है। एग्जाम में केस हुआ है, बहुत सुनना, ध्यान से सुनना। एग्जाम में इसके ऊपर केस हुआ है, 5 मार्क की, ध्यान सुनना। जो भी गुड्स ऑर्डर करता है, जो इंसान गुड्स ऑर्डर करता है, अगर उसके पास राइट है उस गुड्स को डिस्पोज करने का, मतलब किसी और को सेल करने का, मतलब कुछ भी एक्शन लेने का उस गुड्स के ऊपर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी इंसान की होती है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे को गुड्स बेचे, तो आपने टेम्पो भेजा,
आपका टेम्पो मेरे पास आज आने वाला था, टेम्पो वाला आपसे कांटेक्ट कर रहा है, टेम्पो वाला आपके कंट्रोल में है, टेम्पो वाला के आपने बोल दिया तो वो गुड्स को कहीं पे भी भेज सकता है, मतलब गुड्स आपके कंट्रोल में है। तो वो गुड्स अगर टेम्पो में मेरे पास 2 दिन के बनाए एंड डैमेज हो गए तो आप रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि डिस्पोजेबल राइट किसके पास है? आपके पास। तो याद रखना बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो भी गुड्स आएंगे वो जिसके कंट्रोल में होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो जिसमें जो भी डैमेज होगा वो आपसे कवर किया जाएगा। डिट्रॉयशन मतलब डैमेज। नेक्स्ट होगा प्रीफिक्स डैमेज। प्रीफिक्स डैमेज मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी डिसाइडेड होंगे। क्या डिसाइड होंगे? अगर कुछ भी गुड्स को डैमेज होगा तो इतना पैसा दिया जाएगा, वो ऑलरेडी फिक्स है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी फिक्स किया गया है कि इतना डैमेजेस देना चाहिए तो उतना ही डैमेजेस होना चाहिए, उससे ज़्यादा डैमेजेस नहीं होना चाहिए। ये ऑलरेडी कौन से डैमेजेस होते हैं? प्री फिक्स डैमेजेस कहा जाता है। कौन से डैमेज कहा जाता है? इसे प्री फिक्स डैमेजेस कहा जाता है। समझा आप लोगों को कितना इजी टॉपिक था? तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? आज अपन ने टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़ी है, फिर अपन ने टाइम एसेंस ऑफ टाइम मतलब टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है क्या नहीं है? तो अपन ने मैक्सिमम टॉपिक कर लिए। कल अपन पढ़ने वाले हैं रेमेडीज। कल अपन क्या पढ़ने वाले हैं? रेमेडीज पढ़ने वाले बच्चों। तो कल याद रखना, आज मैं थोड़ा जल्दी छूट रहा हूँ बिकॉज मुझे जल्दी जाना है, बट याद रखना कल का सेशन जो होने वाला है वो अगेन इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें अपन मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर सब सॉल्व करने वाले। एंड ये चार्ट बुक अगर आपको नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, या टास्क एकेडमी पे आप फ़ोन कर देना या उनको व्हाट्सअप मैसेज कर देना कि सर ये चार्ट बुक हमें चाहिए, क्योंकि चार्ट बुक सिर्फ 100 पेजेस का है जिसमें पूरा बिजनेस लॉ कवर किया है, और ये आपका पूरा रिवाइज हो सकता है 100 मार्क्स। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इसमें फोटोज़ वीटोज़ सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किया है, बहुत अच्छे टॉपिक कवर किए मैंने इसमें। तो आपको ये पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छी नोट्स मैंने आपके लिए बनाई, सिर्फ 100 पेजेस में पूरा सिलेबस कवर किया चार्ट बुक में। तो आप टास्क एकेडमी प्रेस्टीज पॉइंट पुणे फ़ोन कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए टास्क एकेडमी प्रेस्टीज पॉइंट पुणे, आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। आप उनको फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए कि चार्ट बुक चाहिए, आपको आ जाएगा चार्ट बुक। आप कहीं भी हो इंडिया में, आपको आपके घर पे आ जाएगा। ठीक है? और किसी को कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट है तो आप बिंदास पूछना। कोई भी टॉपिक आपको लगता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, फॉर एग्जांपल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, सब टॉपिक अपन करने वाले हैं नेक्स्ट 20 दिन में। तो आपके एग्ज़ाम तक बिजनेस लॉ मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पास करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी डाउट आएगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नेक्स्ट 20 दिन आपको कहीं नहीं जाना है। डेली शाम को 7 से 8 आपको ऑनलाइन मेरे सामने यूट्यूब पे बैठना है, एंड यहीं पे आपको सब डाउट सॉल्व करने हैं। बिजनेस लॉ में कौन सा भी डाउट हो यहाँ पे आइए 7 बजे लाइव, कोई भी डाउट पूछिए, मैं रेडी हूँ आपके डाउट का आंसर देने के लिए। बस इस बार अपने को एग्जामिशन लाना पक्का है, और मैं विथ सेक्शन, केस लॉ, एक्सप्लेनेशन, नोट्स सब कुछ बता रहा हूँ। तो आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेके सब कुछ एकदम बेस्ट करने वाले। और एक दिन जब अपना लास्ट दिन होगा ना, फिर उसमें अपन क्वेश्चन पेपर का पूरा आंसर राइटिंग भी करने वाले हैं। एंड एक चीज़ बताओ आपको, ये चार्ट बुक में ना मैंने पॉइंट्स दिए हैं, तो आपको कुछ अलग से पॉइंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, नोट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बना के दे दिए मैंने। तो आपको एग्ज़ाम की बहुत मदद हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा कुछ नोट्स निकालने की ज़रूरत है। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। समझा सभी लोगों को? तो नेक्स्ट 20 दिन अपन पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और अपना टारगेट है 70+। चलो, और किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? एनी स्टूडेंट फ्रॉम ऑनलाइन, कोई आपको डाउट पूछना है? कोई भी आपको क्वेश्चन है या डाउट है तो बिंदास पूछिए। क्लियर होगा आज का सबको? आज के जितने भी टॉपिक तो क्लियर होगा। एंड जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ना लास्ट सेशन देख लेना 5 दिन के, जिसमें मैंने पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए। लास्ट 5-6 दिन के टॉपिक्स देख लेना आप, यूट्यूब पे सब कुछ अपलोडेड है। ठीक है? तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपन कल सेम टाइमिंग पे 7 बजे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए एंड पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए। कुछ भी दिक्कत तो हमें फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए। डिमोटिवेट मत होइए, सब कुछ हो सकता है पॉसिबल, सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा रखिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। एंड याद रखना, बिजनेस लॉ इस बार एग्जामिशन पक्का है, ये दिमाग में फिक्स कर लीजिए। चाहे कैसा भी हो, कुछ भी सिचुएशन हो, एग्जामिशन लाना मतलब लाना ही है अपने को। चाहे दुनिया इधर की हो उधर हो, अपने को लाना है।
रोज़ शाम को 7 बजे। बाकी आप सब्जेक्ट कर लीजिए, आपके बाकी सब्जेक्ट आप डिस्कस कर लीजिए, पढ़ाई करना कर लीजिए। बिजनेस लॉ आना है तो रोज़ शाम को 7 बजे यहाँ लाइव बिजनेस लॉ आपका रोज किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।